Good morning, students. Myself Dr. Sandhya, and I am from Department of Physics from Government College, Badada. Today we will discuss about the Langevin theory of diamagnetism. पहले के जो हमने लेक्चर्स किए हैं उनमें हमने देखा है कि मतलब जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके लिए जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमारी क्या करती है, वेरी करती है, ठीक है। और वो अगर वेरी करती है तो फिर मतलब किसी के केस में वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, किसी के केस में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्स में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब एक डायरेक्ट डिपेंडेंसी टेम्परेचर के ऊपर होती है, या फिर वो हो सकता है कि कोई कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करती है, ठीक है। तो वहाँ हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि मतलब जो हमारी डायमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होती हैं उनके केस में क्या होता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में हमारा क्या होता है कि ये ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। तो आज हम जो ये आर्टिकल करेंगे उसमें हमें ये देखना है कि भाई ससेप्टिबिलिटी है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके केस में किस तरह से वेरी करती है। तो ये है हमारी लेग्विन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियस आर विद वेलोसिटी v इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। हमने अज्यूम किया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है किसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। न्यूक्लियस होता है हमारा, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, हमारे ऑर्बिट होता है, वो एक प्लेनर मोशन होता है, ठीक है। और उसमें इलेक्ट्रॉन है अगर रिवॉल्व कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम क्या कह रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी उस टाइम के ऊपर कितनी है, v वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। और v उसकी वेलोसिटी होगी, m उसके कॉरस्पॉन्डिंग मास हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस मोशन के भाई हम उस प्लेनर मोशन जो चल रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, दैट इज b is applied magnetic field perpendicular to the plane of the paper and directed outward। आउटवर्ड डायरेक्शन में हमने क्या किया, परपेंडिकुलर फील्ड है वो अप्लाई कर दिया। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो हमने अप्लाई किया है, अब फील्ड है हमारे पास, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एरिया भी है जिसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा, फ्लक्स होगा, ठीक है। फ्लक्स हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ फाई से, एंड फाई इज इक्वल टू बी, और बी डॉट डी एस हम क्या लिखते हैं, फ्लक्स लिखते हैं। तो डी एस हमारा क्या होता है, एरिया एलिमेंट होता है, एंड एरिया है वो यहाँ पे हमारे केस में कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा जब हम एक सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो b इंटू पाई आर स्क्वायर वो हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स की मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स em विल बी इंड्यूस इन द लूप। अब जब फ्लक्स है वो विद टाइम है अगर हमारा चेंज हो रहा है, या हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है वो अगर आप चेंज कर रहे हो, वो चेंज कर रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ फ्लक्स है वो भी चेंज होगा, और वो चेंज हो रहा है तो हमारा क्या होगा, emf उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंड्यूस होगी। emf होगी वो क्या हो जाएगी, emf से डिनोट कर रहे हैं e से, e इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो जो चेंज इन फ्लक्स है वो हमें क्या दे रहा है, ईएमएफ, ठीक है। एंड तो फाई की जगह पे आप क्या पुट करोगे, पाई आर स्क्वायर, बी पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो वेरिएबल जो क्वांटिटी है वो क्या हो सकता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हो जाएगा अपना डी बी बाई डी टी, और साथ में क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ विल बी क्लॉकवाइज। ये हमारा क्या करेगा, एक तरह से जो ईएमएफ जो इंड्यूस होती है वो एक तरह से अपोज करती है जो भी चेंज उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, अब ईएमएफ अगर हमें मिल गया तो ईएमएफ से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या कर सकते हैं, ई डिवाइडेड बाई जो मतलब एक तरह से जो डी वी बाई डी आर जो हम लिखते हैं, तो डी आर एलिमेंट है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो सर्कमफ्रेंस है इस सर्कल के लिए, तो वो क्या हो गया हमारा, टू पाई आर हो गया। तो जैसे हमारा क्या होता है, ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, ठीक है। सेम उसी तरह से ई एम एफ डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी, टू पाई आर हो जाएगी। उसके बाद जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ की जो वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड आउट की है तो वो वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं। पुट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस वन डिवाइडेड बाई टू पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर एंड डी बी बाई डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस आर बाई टू एंड डी बी बाई डी टी, सेकेंड इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं, फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फोर्स है वो हमारी क्या हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू माइनस ई एंड ई,
ठीक है। स्मॉल ई दैट रिप्रेजेंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड ई है वो अपना क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो माइनस ई डिवाइडेड बाई ई हो गया। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, दिस अब अगर हमें फोर्स मिल गई है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो फोर्स डिवाइडेड बाई मास हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो फोर्स हमारा आएगा माइनस ई बाई एम हो जाएगा, ठीक है। अब जो ई की वैल्यू है वो हमने अबव इक्वेशन है वहाँ से सेकंड इक्वेशन होगी उसमें से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई बाई एम आर बाई 2 एंड डी बी बाई डी टी, ठीक है। अब एक चीज़ है जो मतलब एक्सेलरेशन है उसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, ई बाई एम आर बाई 2 एंड डी बी बाई डी टी। या फिर हम कह सकते हैं जो चेंज इन वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा, ई बाई आर डिवाइडेड बाई ई आर डिवाइडेड बाई 2m एंड साथ में क्या हो गया, डी बी हो गया। तो मतलब एक तरह से चेंज इन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बी, ठीक है, मीन्स चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो फिक्स हो गया, जो आप ऑर्बिट की बात कर रहे हो उसके जो रेडियस है वो क्या होगी, फिक्स होगी। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ फिक्स एंड 2 इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो ये चीज़ होगी, यहाँ से आ गया कि मतलब जो हमारा जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर हम ओवरऑल चेंज की बात करते हैं कि भाई ये स्टार्टिंग में वेलोसिटी हमारी क्या थी, वी थी, और उसके बाद उसमें डेल्टा वी चेंज आ रहा है। तो वी का वेरिएशन, हाँ वेलोसिटी का वेरिएशन वी से लेकर डेल्टा वी प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 से लेकर हमारा बी हो गया, ई आर डिवाइडेड बाई 2m एंड डी बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा वी इज इक्वल टू ई आर बाई एम ई आर बी एंड डिवाइडेड बाई 2m हो गया। तो मीन्स एक तरह से चेंज इन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड इंक्रीज इन वेलोसिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप विल बी। अब डायपोल मोमेंट है वो हमारा क्या होता है, करंट इनटू एरिया, ठीक है। और करंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज हमें क्या देता है, करंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या होगा, ई वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर हो गया, ठीक है। क्योंकि टाइम है, टाइम कैसे निकालोगे आप कि भी डिस्टेंस जितनी है एंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी v है एंड जो डिस्टेंस है वो कंप्लीट कितनी होगी, जिस सर्कल में वो मूव कर रहा है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सर्कमफ्रेंस कितनी है, 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एंड एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पी एम इज इक्वल टू ई वी आर डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मोमेंट गेट चार्ज, डायपोल मोमेंट गेट चेंज एज। अब डायपोल मोमेंट हमें मिल गया। अब अगर हम चेंज की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे भाई, अब इसमें चेंज जहाँ आएगा, चेंज कहाँ आ सकता है, वो हमारा वेलोसिटी के अंदर चेंज आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी हमें क्या दे देगा, चेंज इन डायपोल मोमेंट। और चेंज इन जो वेलोसिटी है वो हमने कहाँ से, इक्वेशन जो फिफ्थ इक्वेशन है वो उसमें से हमने फाइंड आउट की है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू ई आर बी डिवाइडेड बाई 2m। तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ये हमें मिल जाएगा चेंज इन डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू माइनस ई स्केयर आर स्केयर बी डिवाइडेड बाई 4m, ठीक है। नेगेटिव साइन शोज दैट द डायपोल मोमेंट विल बी अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड एंड द स्पेसिमेन विल रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। नेगेटिव साइन शो करता है कि जो डायपोल मोमेंट इंड्यूस होगा उसके वो एक तरह से अपोज कर रहा है जो फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो तभी हम कहते हैं कि जो डायपोल मतलब आप अप्लाइड फील्ड है वो अप्लाई कर रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड जब आपने अप्लाई किया है तो वो जो आपका हाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने अप्लाई किया है तो हमारा क्या होता है, डायपोल मोमेंट वो उस चीज़ को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। उसके बाद इन ए मटीरियल देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिट ऑफ द रोटेशन आर randomly oriented, then the result of dipole moment due to the orbiting electron cancel out and there is no net magnetization। मतलब हम कह रहे हैं कि मतलब जो डायपोल मोमेंट होंगे वो क्या है कि मतलब लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी मटेरियल के अंदर, और वो उस तरह से रैंडमली ओरिएंटेड है कि जो नेट कंट्रीब्यूशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाता है। द मोशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इंक्लूड द एटम ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर इक्विवेलेंट टू द मोशन ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन नेबरिंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी बट डायरेक्शन इज अपोजिट। या फिर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन हैं, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो मूव कर रहे हैं किसी भी ऑर्बिट के अंदर और उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है,
ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट होगी तो फिर मतलब नेट इफेक्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इन द absence ऑफ द फील्ड देयर इज डायपोल मोमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड कैंसल आउट ईच अदर। अब हमारा क्या होगा कि मतलब अब जब तक हमने फील्ड अप्लाई नहीं किया है तब तक वो नेट इफेक्ट है वो क्या है, कैंसल आउट हो रहा है। दस दैट टाइम हैज़ जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। When the external field is applied then the electron experience radial force। अब अगर हम फील्ड अप्लाई कर रही हैं तो एक तरह से फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, रेडियल फोर्स, तो वो हमारा क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड अपने अप्लाई किया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स होता है वो क्या होता है, ई वी क्रॉस बी होता है, ठीक है। एंड द वेलोसिटी विल वेरी फ्रॉम वी से लेकर वी माइनस डेल्टा वी, या फिर वी से लेकर हमारे वी प्लस डेल्टा वी। वेलोसिटी में चेंज वो इंक्रीज भी हो सकती है, वो डिक्रीज भी हो सकती है। एंड वेलोसिटी में अगर चेंज है तो ऑब्वियसली बात है जो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसमें भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड नेट चेंज अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट का इन चेंज इन वेलोसिटी के कोरस्पॉन्डिंग हम देखते हैं तो वो हम क्या कहेंगे, पी प्लस डेल्टा पी एम एंड से लेकर हमारा पी माइनस डेल्टा पी एम, ठीक है। तो नेट हमारा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा पी एम। वी हैव अज्यूम दैट द ऑर्बिटर आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो फील्ड हमने अप्लाई किया है वो इन ऑर्बिट्स के परपेंडिकुलर है। And orbit can have any orientation with respect to the field, then the radius of orbit can replaced by the projection r1 ऑन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो हम क्या ले लेंगे, हम एक तरह से इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, जो हम रेडियस लेके चल रही हैं। तो जो हमने किया है कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमारा क्या है, ई स्केयर डिवाइडेड बाई 4m एंड r1 स्केयर एंड b हो गया। उसके बाद टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है, अब हम हमारे एटम का वो क्या हो जाएगा, मतलब एक तरह से हम जो रेडियल पार्ट ले रहे हैं उसका क्या ले लेंगे, समेशन ले लेंगे, ठीक है। अब आर स्केयर है वो हमें पता है कि मतलब हमारा क्या होता है, अगर हम इनको पोलर कोऑर्डिनेट में डिवाइड करते हैं तो आर हमारा क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, ठीक है, अगर हम 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। और अगर हम फिर आर स्केयर की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस हमारा जेड स्केयर हो गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा उसके कोरस्पॉन्डिंग r1 स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। Means the value of the radii of the orbit is r square is equal to x square plus y square plus z square है। for स्फेरिकली सिमेट्रिक एटम तो आर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर है वो हमें आर स्केयर दे रहा है। तो एक तरह से तीनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि भाई एक्स स्केयर प्लस वाई या फिर वाई स्केयर या फिर हमारा जेड स्केयर, तीनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर स्केयर डिवाइडेड बाई 3। तीन चीज़ें हैं वो कंबाइंड होकर हमें क्या दे रही हैं, आर स्केयर दे रही हैं। तीनों का कंट्रीब्यूशन हम क्या कह रहे हैं, सिमेट्रिक है, ठीक है। और सिमेट्रिक है तो ऑब्वियस सी बात है हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, आर स्केयर डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। 1/3 कंट्रीब्यूशन हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। अब अगर प्लेन की बात कर रहे हो तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2 आर बार स्केयर डिवाइडेड बाई 3 हो गया, ठीक है। ऑन सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू r1 स्केयर इन द इक्वेशन, अब हम क्या कर सकते हैं, जो r1 स्केयर जो 10th इक्वेशन थी उसके अंदर हम ये क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू है वो हम पुट करेंगे। ये पुट करोगे तो हमें ओवरऑल मिलेगा ई स्केयर बी एन डिवाइडेड बाई 6m एंड आर बार स्केयर। For a substance having n molecule per unit volume, then the total magnetic moment पर यूनिट वॉल्यूम विल बी, ठीक है। अब अगर n मॉलिक्यूल हैं तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए हम क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ये 12th इक्वेशन मिल जाएगी, ई स्केयर बी एंड साथ में n आ जाएगा डिवाइडेड बाई हमारा 6m एंड r बार स्केयर, ठीक है। अब ससेप्टिबिलिटी है वो क्या होती है हमारी m/h, और ससेप्टिबिलिटी m/h होती है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी थी, हाँ एटॉमिक ससेप्टिबिलिटी फॉर द डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो गया, जितना मैग्नेटिक मोमेंट है डिवाइडेड बाय h कर दोगे तो जो लास्ट हमारी इक्वेशन थी उसकी जगह हम b को रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू एच, वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद फिर आप क्या करोगे कि भाई जो b है उसकी जगह पे आ जाएगा हमारा म्यू एच एंड ससेप्टिबिलिटी हमें क्या दे रही है कि जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट था डिवाइडेड बाई h। तो ओवरऑल हमें जो एटॉमिक ससेप्टिबिलिटी है वो क्या मिली है, म्यू ई स्केयर डिवाइडेड बाई 6m एंड आर बार स्केयर, ठीक है।
From this we can say that the susceptibility of the diamagnetic substance is independent of temperature. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी susceptibility है वो एक तरह से जो रेडियल कंपोनेंट हो गया आर स्केयर उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है, म्यू पे डिपेंड कर रही है, ई स्केयर, बाकी सारी चीज़ें क्या है कांस्टेंट हैं। एक मतलब एक रेडियल पार्ट है उसका भी हम क्या ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंसी को अगर हम डिस्कस करते हैं तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी में आप डिस्कस करोगे तो हमें पता चलता है कि टेम्परेचर के से इंडिपेंडेंट है हमारी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो एक तरह से मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं तो उनके ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, साथ साथ आप उसका टेम्परेचर वेरी कर रहे हो तो ससेप्टेबिलिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन से हमने देखा है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो मतलब टेम्परेचर का उनके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होता, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हमने लास्ट आर्टिकल्स किए थे पैरामैग्नेटिक के लिए भी किया था, फेरोमैग्नेटिक के लिए भी किया था, तो वहाँ हमारा रिलेशन था उसमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी थी दोनों केस में। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में ये था कि विद टेम्परेचर वो जो मतलब एक तरह से ससेप्टेबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू C/T था। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, टेम्परेचर जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो वो चीज़ डिक्रीज होती जा रही थी। फेरो के केस में क्या था, ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू C/T - TC। ठीक है, TC क्या था हमारा, क्यूरी टेम्परेचर, तो वो भी एक तरह से मतलब एक तरह से टेम्परेचर के साथ डिपेंड कर रही थी कि एक फिक्स टेम्परेचर तक मटेरियल के अंदर फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर रहता है, उसके बाद फिर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फिर उसके केस में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर है वो उसका इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो हमारा है वो ओवरऑल टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। थैंक यू।